हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और आप लोगों की एग्जाम की पढ़ाई जो है वो बड़े अच्छे से चल रही होगी, मस्त चल रही होगी पढ़ाई आप सबकी। क्योंकि हम लोग JKSSRB का सुपरवाइजर का एग्जाम का पहला फेज स्टार्ट कर चुके हैं, जिस फेज में हम लोग पहले स्पेशलाइजेशन उठा चुके हैं, जिसके आप लोगों के आउट ऑफ 120 60 मार्क्स हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक का यानी उसी 60 मार्क्स का पहले वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। वो है आज आप लोगों के दो क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे, जेंडर इनइक्वालिटीज और जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हम लोग अगर बात करें हमारे पास सेक्स हमारे पास मेल है और सेकंड वन जो सेक्स हमारा है वो है फीमेल। यानी हमारे पास अब दो सेक्सेस हैं। पहला सेक्स जो हम लोगों का है वो हम लोग ले लेते हैं, पहला सेक्स जो मैंने लिया यहाँ पे वो लिया मेल और फीमेल। और आजकल तीसरा सेक्स भी हम लोग ले लेते हैं ट्रांसजेंडर, लेकिन जनरली हम लोग दो सेक्स ले लेते हैं, मेल और फीमेल। और उसके बाद अगर हम लोग देखें जेंडर की अगर हम लोग बात करें, हम लोग जेंडर आखिरकार किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जेंडर भी हम लोग कहते हैं हाउ द सोसाइटी ट्रीट्स द मेल एंड फीमेल, दैट इज द जेंडर। अगर हम लोग देखें पहला ही टॉपिक जो हम लोगों का आज का होगा वो है जो जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी हम लोग कहते हैं कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, यानी पूरी दुनिया में है, जहां पे लोगों को ध्यान रखिएगा, हम लोग सबसे पहले कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। हम लोग कहते हैं कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है जहां पे लोगों को ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और सेक्स। ये कैसे आप लोगों को समझ में आएगा? अगर हम लोग बात करें मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में कहते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी हो तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। यानी यहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स एंड जेंडर। इसे ही हम लोग कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, यानी सेक्सेस के दरमियान डिफरेंशिएट करना, उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपली अगर हम लोग देखें इस वाले चीज को आप लोग क्या कहते हो, जो पहला हम लोगों का है इस वाले मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यानी डिफरेंस करना ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ऑन द बेस ऑफ जेंडर, डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी। एग्जांपल के तौर पे ले ले, अगर हम लोग देखें, हम लोग कहते हैं अगर मेल और फीमेल, यहां पे ले लेते हैं मेल और फीमेल, लड़का और लड़की है, हम लोग कहते हैं कि मेल एजुकेट होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में। फीमेल अगर पढ़ी लिखी है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। यानी यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं एजुकेशन की बुनियाद पे ऑन द बेस ऑफ द सेक्स। यानी मेल पढ़ा लिखा हो तो ठीक है, फीमेल हो तो नहीं चलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें चाइल्ड मैरिज, ये भी जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है। जैसे बच्चों की शादी करना, सोसाइटी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं उनकी शादी होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बचपन में ही शादी की जाती है। जब उनको बचपन में ही शादी की जाती है, जेंडर दोनों सेम है। एक सोसाइटी में एक बच्चा है, वो जो है वो सपोज वो 21 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का या 21 ईयर्स का, उसकी मैरिज नहीं हुई है। दूसरी तरफ से कोई बच्चा 12 साल का ही है, उसकी मैरिज हुई है। यानी यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुई किसकी? मैरिज की बुनियाद पे। उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे बहुत सारी दुनिया के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जब उनकी प्रेगनेंसी होती है वो कहते हैं कि USG करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके जरिए वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर फीमेल हुई तो एबॉर्शन करवाते हैं, अगर मेल हुई तो खुशी आ जाती है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन है ना, बच्चे को मेल को पैदा होने देना, फीमेल को जो है उसको मां के जिस्म के अंदर से पैदा ही नहीं होने देना। इसी तरह न्यूट्रिशन की बात आ गई। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं या घर भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे कहते हैं कि लड़के को अच्छा खाना मिलता है, उसको कहते हैं लो जी आप चॉकलेट खाओ, लो जी उसके लिए और कोई चीज खाने खिलाते हैं, लेकिन लड़की को कहते हैं नहीं। यानी यहां पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन भी, ये जेंडर इनइक्वालिटी में आती है। चाइल्ड लेबर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही काम करना पड़ता है,
उनको एजुकेशन हासिल नहीं मिलती, प्रॉपर फूड नहीं मिलता, लेकिन दूसरी साइड से दूसरे बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। ये भी किस में आ जाती है हम लोगों की, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटीज में। अब जेंडर इनइक्वालिटीज की अगर यहां पे बात होगी, यानी हम लोगों ने यहां पे सबसे पहले डिफाइन किया जेंडर इनइक्वालिटीज किनको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें जेंडर लॉ एंड अब ह्यूमैनिटीज की अब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले रीजंस, जेंडर इनइक्वालिटी क्यों होती है, क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है मेल और फीमेल के बीच में। सबसे पहला रीजन जो है इसका वो है पॉवर्टी। देखिएगा बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, अगर उनके घर में जो सन है, देखिएगा उनके घर में सन है और उनके घर में डॉटर है। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि बेटा जो है इसको हम लोग स्कूल भेजेंगे, डॉटर जो है इसके दूसरे घर में शादी करनी है, अब इसको स्कूल भेज के क्या फायदा। यानी ये इन्हें पॉवर्टी करवाती है, गरीबी करवाती है। यानी यहां पे बेटा और बेटी तो एक जैसे, एक को तालीम मिली लेकिन दूसरे को तालीम नहीं मिली। रीजन क्या बन जाता है यहां पे, रीजन बन जाता है पॉवर्टी, ठीक है ना। तो दूसरा पैट्रिचियल सेटअप, दुनिया भर में ये चीज देखी गई है, मेल को माना जाता है सुप्रीम, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेल को हर कोई वो चीज मिलती है जो वो चाहता है, क्योंकि सेटअप ही ऐसा बना है, और फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ये भी है कास्ट जेंडर इनइक्वालिटी का। उसके बाद अगर हम लोग देखें लैक ऑफ एजुकेशन, यानी बहुत सारे इंसान दुनिया के ऐसे हैं जिनको ये अभी अगर हम लोग यहां पे देखें बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकली मेल और फीमेल जब ये बनते हैं, ये सारा डिपेंड होता है मेल तक, मेल का एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के ओवा के साथ मिला तो बेटी पैदा होगी, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम ओवा के साथ मिला तो लड़का पैदा होगा। यानी कुदरत ने मेल और फीमेल को इक्वल क्वांटिटी में बनाया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब ये मेल और फीमेल पैदा होते हैं तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। रीजन क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। पूरी तरह से हम लोग वाकिफ नहीं है कि मेल और फीमेल जो है ये सेम है, इनको सेम हुकूक मिलने चाहिए थे। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वुमेन। अब बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिनको अपने हुकूक के बारे में पता ही नहीं होता, राइट टू एजुकेशन के बारे में उन्हें नहीं पता होता। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने फीमेल्स के लॉन्च की है जो उनको पता ही नहीं होती है। रिजर्वेशन जॉब्स के लिए उनको है, उनके मेडिकल कॉलेजेस में उनके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन इन बिचारियों को ये पता ही नहीं होती है, जिसकी बुनियाद पे ये तालीम में पीछे रह जाती है, जॉब्स में पीछे रह जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस इनको नहीं है। नेक्स्ट वन, सोशल कस्टम्स। हम लोगों का समाज ये हमेशा कहता है कि मेल घर के ही अंदर रहेगा, ये खानदान को आगे भेज देगा, यानी मेल को सुपरमेसी दी जाती है। ये रिवाज है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद हम लोग अब इस जो हमारे पास अब ये जेंडर इनइक्वालिटी है, अब इसको खत्म कैसे किया जाए। सबसे पहले एक्सेस टू एजुकेशन, मेल हो या फीमेल हो, प्रॉपर एजुकेट इनको किया जाए, प्रॉपर मौके इनको स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में दी जाए, तो ये खुद ब खुद क्या होंगी, उस समय अवेयर होंगे किसके, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। लेकिन इन्हें एजुकेट करना जरूरी है। सेकंड वन, अगर हम लोग देखें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मीन जॉब्स में मेल को भी जितना हक है उतना ही फीमेल को भी है। सेम इज विद द पॉलिटिक्स में मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है, जिसकी वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी है खत्म हो सकती है। चाइल्ड मैरिज को टोटली खत्म किया जाए, डिसबैंड किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जब एक बच्चे की जो मैरिज छोटी उम्र में हो जाती है, वो स्कूल जा नहीं पाता, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाती है। नेक्स्ट वन, वुमेन को अवेयर किया जाए कि इनके लिए कौन कौन सी रिजर्वेशन है, इनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स है। ये तो बात होगी जेंडर इनइक्वालिटीज को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जेंडर लॉज, यानी अगर हम लोग बात करें जेंडर्स की बात करें, जेंडर इनइक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की बात करें, जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन जब 1945 में बनाया गया, तो याद रखिएगा यहां पे यूनाइटेड नेशन जब बनाया गया, यानी यूनाइटेड नेशन बनाया गया, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन बनाया गया, उसके 2 महीने बाद यूनाइटेड नेशन जब बनाया गया, उसके चार्टर की अगर हम लोग बात करें, यानी उसका जो मंशूर है, उसका जो आईन है, उसके आर्टिकल 1 के मुताबिक दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं
उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, ताकि लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है, इंसानी हुकूक जो है वो पामाल ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और फंडामेंटल फ्रीडम हो, हर किसी को दुनिया की हर कोई चीज मैसर हो। डिस्टिंक्शन, इसमें यह भेदभाव नहीं करना है, कास्ट का भेदभाव, कौन की जात से है, किसका कौन सा सेक्स है, मेल है कि फीमेल है। यानी यहां पे भी बात आ जाती है जेंडर इक्वालिटी। यानी यूनाइटेड नेशन जब बना तो उनके आर्टिकल फर्स्ट में पहले ही है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन में, जॉब में, न्यूट्रिशन में, यह आर्टिकल फर्स्ट में। अब उसके बाद जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब बनाया गया, तो इस यूडीएचआर के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल फर्स्ट और सेकंड हमें कहता है दुनिया में जितने भी लोग हैं वो पैदा होते हैं आजाद, और आप लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ द सेक्स, ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन। दैट मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हमें कहता है वो भी हमें यही कहता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप लोग लोगों के बीच में। तो आप लोग जब ये डिक्लेरेशन आप लोगों ने पास की है तो इसके मुताबिक मेल और फीमेल तो सेम है। अब यूनाइटेड नेशन ने 1975 में पहली दफा मनाया ईयर ऑफ वुमेन। ये ईयर ऑफ वुमेन इसलिए मनाया गया ताकि जितने भी फीमेल्स है उनको अवेयर किया जाए। इस साल में अवेयर किया गया उनके राइट्स के बारे में, क्या क्या राइट्स है उनके, उसके बारे में उनको अवेयर किया गया। 1979 की बात करें, जैसे यहां पे हम लोग बात करें 1979 में, तो 1979 में क्या किया गया? 1979 में एक कन्वेंशन बुलाया गया यूनाइटेड नेशन ने। इन्होंने कहा कि दुनिया में जो फीमेल्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है on the basis of the jobs, on the basis of getting the education, on the getting of rights, on the getting of property, इसको दुनिया से खत्म किया जाए। 1980 में कोपेनहेगन में कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई वुमेन्स के बारे में, फीमेल्स के बारे में। वहां पे डिस्कस किया गया जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म कैसे किया जाए। उसके बाद 1985 में दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने आवाज स्टार्ट की, आवाज उठानी स्टार्ट की फीमेल्स को उनके हुकूक देने की, और दुनिया भर में वजूद में पहली दफा आ गया ग्लोबल फेमिनिज्म। यानी ग्लोबल फेमिनिज्म हम लोग कहते हैं दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने कोशिश करी कि वुमेन को एम्पावर किया जाए हर एक फील्ड में। उसके बाद बीजिंग कॉन्फ्रेंस जो 1995 में की गई, वुमेन इस पे कॉन्फ्रेंस की गई, इनको इक्वल राइट्स मिल सके। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके गोल नंबर 5 में ध्यान रखिएगा, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी पे, यानी मेल और फीमेल एक जैसे है, इनको एक जैसे हुकूक मिलने चाहिए। और इस आर्टिकल गोल नंबर 5 में यह भी कहा गया वी शुड एम्पावर द वुमेन्स, यानी वुमेन को इंडस्ट्रीज में उनको काम करने दिया जाए, इनको पॉलिटिक्स में आने दिया जाए, इनको एजुकेशन का प्रॉपर हक हो। और हर साल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है ताकि फीमेल्स को बाखबर किया जाए उनके राइट्स में, ताकि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये खत्म हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं अपने मुल्क इंडिया की। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 24 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमें कहती है, जैसे अगर इस पश्चिम मंजर में हम लोग देखें जेंडर इक्वालिटी के बुनियाद पे राइट टू इक्वालिटी हमें कहता है कि दुनिया में, इंडिया में जितने भी लोग हैं दे आर इक्वल, चाहे वो रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, they are equal before the constitution of the India. They have the equal rights to get their education. They have the equal rights to go into the politics. That means ये जो जेंडर इक्वालिटी को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 24 ने हम लोगों को मेल और फीमेल को एक जैसे हुकूक दिए। अब उसके बाद हमारे आर्टिकल का आर्टिकल नंबर 15 इसने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है
यानी आप लोग मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मेल को ये जॉब मिलेगी, फीमेल को ये जॉब मिलेगी। मेल पॉलिटिक्स में जा सकता है, फीमेल पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती है। मेल एजुकेशन हासिल कर सकता है, फीमेल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती है। आर्टिकल नंबर 15 है, ये जो जेंडर इक्वालिटी है इसको भी खत्म किया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेल और फीमेल, हिंदू और मुस्लिम, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जॉब्स में हो। आर्टिकल नंबर 42 राइट्स ऑफ वुमेन, यानी फीमेल्स के हुकूक के बारे में कहा गया, इनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, एजुकेशन प्रॉपरली मिलना चाहिए। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24D और आर्टिकल 24T जो है, ये इन्होंने रिजर्वेशन रखी है कहां पे, पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं। यानी इंडिया में कोशिश की गई है जेंडर इक्वालिटी को जो है वो एक जैसे बनाए जाए, मेल और फीमेल को। और अगर आप लोग देखोगे इंडिया की लोकसभा और स्टेट असेंबली जो हम लोगों की है, वहां पे 30% रिजर्वेशन हम लोगों की फीमेल्स की है। यानी इंडिया की अगर ओवरऑल हम लोग बात करें, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटीज और ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आप सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।